क्योंकि मुझे लग रहा है जिस प्रकार से आप लोग बिहेव कर रहे हैं, हमारा भविष्य पूरी तरह से असुरक्षित है। जो 70 साल में नहीं हुआ वो 9 साल में आपने करके दिखा दिया। 70 बनाम 9, इंडिया बनाम एनडीए, बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन इधर 70 बनाम 9 साल, और 9 साल में क्या कुछ हुआ है। और इसमें दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ अब स्वीकार कर लिया गया है और जल्द ही उस पर 2 दिनों तक चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले जो कुछ चल रहा है उस पर एक राय, एक प्रतिक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं, आपसे जरूर सुनना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि जो कुछ मणिपुर की चर्चा करते करते यहां अविश्वास प्रस्ताव की बात, और अविश्वास प्रस्ताव की बात इसलिए भी आती है क्योंकि मोदी जी मणिपुर के बारे में अभी तक सदन के अंदर कुछ नहीं बोले हैं, और यही डिमांड है विपक्ष का, इंडिया का। और इंडिया में इंडिया का कुनबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीआरएस का साथ आना बहुत कुछ कहता है। और उधर मायावती जी भी एक इशारा कर चुकी हैं, कल कह रही हैं कि इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद हम सोचेंगे कि किधर जाना है, क्या करना है। आपको याद होगा कल का बयान है उनका, देश के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा और सोचेंगे, ये मायावती जी भी कह रही हैं। यानी बहुत गंभीर परेशानियों में घिरती हुई मोदी सरकार यहां दिखाई दे रही है, ये माना जा सकता है। देखिए राजू जी, ये जो नारेबाजी अभी सदन में हो रही थी, इससे एक बात तो साफ है कि मोदी जी अब इंडिया से आगे खड़े हो गए। एक दौर था जिसको लेकर के हम लोग लगातार क्रिटिसाइज करते रहे हैं। आपातकाल के पहले और आपातकाल के दरमियान नारे लगते थे, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। लेकिन आज जो नारे लग रहे हैं वो कितने शर्मनाक हैं। तब मोदी जी भारत से बड़े हो गए हैं, मोदी जी इंडिया से बड़े हो गए हैं, मोदी जी उस पार्लियामेंट से भी बाहर हो चुके हैं, अब उससे बड़े हो गए, और वो मणिपुर पर बात करने के लिए नहीं आएंगे। अब आप सोचिए कि जहां 80-82 दिन तक मणिपुर जलता रहा, उस पर मोदी जी ने 36 सेकंड बोला, और जब मुंह खोला तो वो भी राजनीति की। छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मध्य प्रदेश का नाम लेकर के वो आए, छत्तीसगढ़ और मध्य राजस्थान का। उस समय भी उनके भीतर कोई संवेदनशीलता नहीं थी कि जहां नग्न महिलाओं की परेड कराई जा रही हो, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुए हो, आपको शर्म नाम की चीज नहीं है। इस देश का हर व्यक्ति शर्मसार है, लेकिन मोदी जी को, इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस तरह की बयानबाजी उनके मंत्री कर रहे हैं, स्मृति ईरानी तो खास तौर पर, और उन्होंने तो शायद एजेंडा ही बना लिया है कि सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ बोलना है। उनको पार्लियामेंट में तो राहुल जी याद आते ही हैं, सपने में क्या उनको वो परेशान करते होंगे, उनकी नींद खराब करते होंगे। अमेठी से शायद उनको चुनाव लड़ना है। और जो इस समय के हालात हैं पूरे सरकार के, पूरी असफलता, ये सिर्फ मणिपुर का ही सवाल नहीं है। आप इन 9 साल में अगर देखिए तो किसानों के साथ क्या किया मोदी जी ने, उन मजदूरों के साथ क्या किया जो दिल्ली और अहमदाबाद कमाने के लिए गए थे। कोरोना काल में क्या हुआ, इस देश के साथ, दलितों के साथ ऊना से लेकर के हाथरस तक क्या हो रहा है, देख रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश में एक दबंग भाजपाई एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब करता है, और उस शर्म को, इस कुकृत्य को ढकने की कोशिश की जाती है कि उसके नाम का ही किसी व्यक्ति को लाकर के उसके पैर वैर धोल करके और शिवराज माफी मांगते हैं। आपको शर्म आती है क्या? महिलाओं के साथ क्या हो रहा है मणिपुर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मणिपुर सिर्फ एक घटना नहीं है। इन 9 साल में सरकार की जो असफलताएं हैं, हर स्तर पर, कानून व्यवस्था से लेकर के, यहां तो सरेआम नारेबाजी नहीं बल्कि वो ऐलाने जंग होता है कि आप इनका गला काट सकते हैं, उनका नरसंहार कर सकते हैं, उनकी महिलाओं के साथ ये कर सकते हैं जी। इस तरह की भाषा आपने किसी लोकतंत्र में, किसी ऐसे समाज में देखी है?
लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, ये सब कुछ चलता है और उनको कोई डर नहीं है, न संविधान का, न संसद का, न परंपराओं का, न मूल्यों का, न इस देश की विरासत का। असल में ये लोग इस देश के जो संवैधानिक स्वरूप है उससे नफरत करते हैं, घोर नफरत। और ये नफरत आजादी के पहले भी थी और उसके बाद वो बरकरार है। वो सत्ता में पहुंचने के लिए उन्होंने वो छद्म जो किया, वो राष्ट्रवादी भी हुए, वो देशभक्त भी हुए, वो दलितों और आदिवासियों से मोहब्बत करने वाले भी हुए, लेकिन असल में उनका गला काटने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, उनको जमींदोज करने के लिए पूरी तैयारी हो रही थी। और अब इस देश का प्रत्येक नागरिक इस बात को देख रहा है कि असल में हुआ क्या है इन 9 साल में, और इसीलिए बौखलाहट है उस इंडिया के खिलाफ जी, उस इंडिया अलायंस के खिलाफ जो वास्तविक मुद्दों पर एकजुट हुआ है। संविधान, लोकतंत्र और उस देश की जो आंतरिक शक्ति है और उसकी जो पहचान है उसको बचाने के लिए एकत्र हुआ है। उस अलायंस के खिलाफ नारे लगते हैं कि साहब मोदी जी सबसे बड़े हैं, तो मोदी जी को फिर अवतार ही घोषित कर दीजिए, अब बचा क्या है। लेकिन इस देश का आवाम मुझे नहीं लगता कि इसको बर्दाश्त करेगा, इसको पसंद करेगा। आज जो खड़गे साहब के साथ इन्होंने किया है, ये पूरे देश के दलितों और आदिवासियों का अपमान है और इसका जो खामियाजा है इनको भुगतना पड़ेगा। दक्षिण भारत में ही नहीं राजीव जी, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। जी, ये आने वाला वक्त बताएगा। उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए, क्योंकि 80 सीटें हैं, 80 में से 62 सीटें बीजेपी के पास हैं और 2 सीटें उनके गठबंधन, यानी कि टोटल देखा जाए तो 64 सीटें। क्या 64 सीटें बीजेपी रिमेन करेंगी आने वाले चुनाव में, ये एक बड़ा सवाल है। और जैसा प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान जो है वो देश का अपमान तो है ही, और सबसे ज्यादा भुगतना अगर होगा बीजेपी को तो उत्तर प्रदेश में भुगतना होगा। आना चाहता हूं मीनू जी आपके पास। मीनू जी, जो कुछ हो रहा है सदन के अंदर उससे साफ दिखाई दे रहा है कि एक हलचल तो है और बहुत भयानक हलचल है। जैसे शुरुआत में कह रहा था मैं कि ये मानसून का समय भी है और मानसून सत्र के बाद कुछ और देखेंगे, क्योंकि मौसम जैसे जैसे बदल रहा है। देखिए, बारिश जब होती है, होनी चाहिए थी, उस समय बारिश नहीं होती, उससे पहले बारिश होती है। पहाड़ों पे आप रहती हैं, पहाड़ों का हाल कितना बुरा है आप देख लीजिए। पूरे देश में जहां रेगिस्तान है वहां बाढ़ की नौबत दिखाई देती है। कहीं कुछ बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो रहा है, और वैसी सियासत में भी उल्टा पुल्टा दिखाई दे रहा है। कैसे देखा जाए, कैसे जोड़ा जाए इसको। और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं बचते बचाते आगे निकलने की कोशिश, और शरण जो है फाइनली हवन कुंड के सामने उनको दिखाई देता है। भारत मंडप का उद्घाटन कर रहे थे, इंडिया मंडप नहीं बल्कि भारत मंडप का उद्घाटन कर रहे थे, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इंडिया से बचने की कोशिश करते हुए आजकल बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत दिखाई देते।